Hello, my dear students. Very warm welcome to all of you once again to this new session. तो बात कर रहे हैं हम CSIR नेट की। स्पेसिफिकली बात करें तो हम बात कर रहे हैं लाइफ साइंसेस की। तो अभी इस सीरीज़ में एक लेसन हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है और उसमें हमने कुछ पॉइंटर्स को डिस्कस किया था कि कौन से पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं जिन को लेके आप अप्रोच करोगे इस एग्ज़ाम को, ताकि आप इसको पहले ही अटेम्प्ट में या फिर जो आपका इमीडिएट नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसमें क्वालिफाई कर पाएँ। तो इन केस यू मिस दैट वीडियो, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया गया है, यू कैन कंसिडर वॉचिंग दैट एज वेल। तो आज जो हमारा सेकंड लेसन है इस सीरीज़ का, उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्रहेंसिव स्टडी प्लान, कि अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर दिसंबर 2022, तो एक स्टडी प्लान मैं आपको देता हूँ ताकि उसको इम्प्लीमेंट करके उसको एग्जीक्यूट करके आप इस वाले अटैम्प्ट में ही कामयाबी हासिल करो। ठीक है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई स्टूडेंट्स जो आपके अराउंड है या फिर आपके फ्रेंड्स जिनका गोल भी है कि वो इसी अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करें, तो आप ये लिंक उनसे भी शेयर कर लीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट। तो यहाँ पे मैं एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी प्लान आपको दे रहा हूँ, तो उसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेट अपने हिसाब से कर रहे हैं। वो थेरी है कि वन साइज डजंट फिट ऑल, based on your own conveniences, based on your own strengths, based on your convenience, आप उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा स्टडी प्लान का वो यही रहेगा जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो स्टडी प्लान है ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जो जेन्युइनली अटेम्प्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये वाला दिसंबर 22 वाला। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जो नॉन सीरियस हैं, जो ये अटेम्प्ट देना नहीं चाहते हैं लेकिन ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ किलिंग टाइम, या फिर जो 2023 में प्लान करते हैं, 2024 में प्लान करते हैं, तो उनके लिए वीडियो नहीं है। तो यू कैन स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो। आप कोई मूवी देख सकते हैं, कोई और एंटरटेनिंग चीज़ आप देख सकते हैं। दिस वीडियो इज़ नॉट मेड फॉर यू, दिस इज़ मेड फॉर ओनली दो स्टूडेंट्स जो जेन्युइन अटैम्प्ट, एक सिंसियर अटैम्प्ट देना चाहते हैं दिसंबर 2022। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले जो हमारा स्टडी प्लान है इस एग्ज़ाम का, उसको स्टार्ट करने से पहले आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ फिर एक बार, जो एक बात मैंने आपसे बोली थी इन द प्रीवियस लेसन। मैंने बोला था कि दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्ज़ाम्स आई हैव एवर सीन। ठीक है, तो आज प्रूव करने की बारी है कि प्रूव कैसे करें कि ये जो एग्ज़ाम है इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्ज़ाम्स। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन आती है कि अगर आपका प्लान जो है वो ठीक है और आप के पास मादा है, आपके पास पैशन है टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, देन ओनली दिस एग्ज़ाम इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्जाम्स फॉर यू। ठीक है, आप सोते रहेंगे, आप कुछ पढ़ेंगे नहीं एंड यू विल नॉट एग्जीक्यूट योर प्लान, देन दिस इज़ सर्टनली गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स। ठीक है, गॉड फॉरबिड। ठीक, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिंसियरली जेन्युइनली अटेम्प्ट करना चाहते हैं और जो प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, दिस इज़ फॉर देम। उनसे मैं बोलना चाहता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्जाम्स। अब आप पूछोगे कैसे? सी, अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है। तो पार्ट ए में यू नो इट इज़ जनरल मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। आप लाइफ साइंस में दे रहे हैं, आप अर्थ साइंस में दे रहे हैं, आप फिजिकल साइंस में दे रहे हैं, आप केमिकल साइंस में दे रहे हैं, या फिर मैथमेटिक्स में दे रहे हैं, तो दिस पेपर, दिस पार्ट ए विल बी कॉमन टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये कॉमन होगा। ठीक, इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद योर सब्जेक्ट। लेकिन जो पार्ट बी एंड सी है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं दे विल बी आस्क्ड फ्रॉम योर सब्जेक्ट। ठीक है, इन केस ऑफ लाइफ साइंसेज यहाँ पे आपको बॉटनी पूछी जा सकती है, जोलॉजी पूछी जा सकती है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, दे कैन आस्क यू एनीथिंग। ओके, जो सिलेबस आप देख सकते हैं, तो सिलेबस में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेबस ऑफ योर सब्जेक्ट। तो अब देख लीजिए यहाँ पे फिक्स क्या है। सी, पार्ट ए में आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं एंड यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चंस। और ये जो 15 क्वेश्चन है इज़ मैक्सिमम, मतलब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 अटेम्प्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, 10 भी आप कर सकते हैं, 5 ही भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं। वहाँ से इतनी आपको चॉइस मिलती है, 20 में से सिर्फ सबसे ज़्यादा 15। अब यहाँ पे पार्ट बी में देख लीजिए, 50 में से 35, 15 यू कैन स्किप। ओके, उसके अलावा भी आप स्किप कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे 75 क्वेश्चंस हैं पार्ट सी में, जो सबसे डिफ़िकल्ट होता है, और यहाँ पे आपको सिर्फ सॉल्व करने 25, दैट मीन्स जस्ट 33% आपको यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे आपके पास कुल मिला के 145 क्वेश्चंस एंड यू जस्ट हैव टू एट मैक्सिमम एट द मोस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट 75 क्वेश्चन। तो देख लीजिए चॉइस कितनी है। तो हो गया ना ईजिएस्ट एग्जाम, ईजिएस्ट नहीं है, वन ऑफ द ईजिएस्ट एग्जाम्स है उनके लिए जो हार्ड वर्किंग और पैशनेट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब और एक यहाँ पे और एक फिक्स है सी, यहाँ पे आपके पास 20 क्वेश्चंस है पार्ट ए में, ठीक है, और हर किसी क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, दैट मीन्स यू हैव 40 मार्क्स इन पार्ट ए, ठीक है। पार्ट बी की बात करते हैं, 50 क्वेश्चन आपके पास हैं, हर किसी क्वेश्चन में आपको 2 मिलेंगे मार्क्स, तो यहाँ पे हो गया आपके 50 दूने 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पार्ट सी में है 75 क्वेश्चन और हर किसी क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पंजे हो गया 20, हम तो ऐसे ही पहाड़ा पढ़ते हैं, तो ये हो गया आपका 300, ओके। तो यहाँ 300 प्लस 100 प्लस 40 आपके पास 440 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, और जो कट है लाइफ साइंस में या फिर केमिकल साइंस में वो जाता है अराउंड 120, ठीक है। ये सेफेस्ट स्कोर है इस एग्ज़ाम का 120। अगर आपके पास मार्क्स हैं यू हैव a fair chance of qualifying this examination, या तो आपको नेट मिल सकता है या फिर इवन आपको JRF मिल सकता है। तो आप देख लीजिए 120 मार्क्स आपको सिक्योर करने, कितने मार्क्स में से, 440 मार्क्स में से, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये जो एग्ज़ाम है ये वन ऑफ द ईजिएस्ट एग्जाम्स हैं अगर आप अच्छे से प्रिपेयर हों, ठीक है। तो इसीलिए आज का ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, लाइफ साइंसेज दिसंबर 22 में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव स्टडी प्लान टू क्रैक CSIR नेट लाइफ साइंसेज इन 4 मंथ्स। आपके पास अभी 4 मंथ्स हैं, अगर आप ये वाला अटैम्प्ट दे रहे हैं तो आपके पास 4 मंथ्स हैं, विच आई थिंक इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, बैटल डे आपका कब है? बैटल डे आपका दिसंबर में है, ठीक है। दिसंबर में कोई ऐसा संडे होगा जब आपको ये लड़ाई लड़नी है, ठीक है। तो मिड दिसंबर में ही होगा, तकरीबन 15 से 20 तक होगा एग्ज़ाम, ठीक है। तो तब तक आपको 120 डेज़ मिलते हैं, जो मैंने पहले ही बोला कि इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो एज्यूम कि आप करें कि आप 2-3 दिन और थोड़ा सा मस्ती करें और 15 अगस्त को आप इंडिपेंडेंस डे मनाएं। तो 16 से हम शुरू करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हम शुरू करते हैं अगस्त 16 से। तो अगस्त 16 से मिड दिसंबर तक आपको एग्जैक्टली 120 डेज़ मिलते हैं, ठीक है। तो कैसे हम इस टाइम को डिवाइड करें इनटू मंथ्स, और फिर हर किसी मंथ में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने की कोशिश करें, और फिर कैसे नोट्स बनाएं, क्या करें, कौन से सोर्सेज पढ़ें, तो वो आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ब्रीफली, ठीक। लेकिन शुरू करने से पहले यहाँ पे जो हमारे टारगेट्स होंगे वो हमें पहले देखने कि हमारे पास टारगेट्स क्या हैं, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मैंने आपके लिए ये छोटा सा चेक लिस्ट बनाया है। ये आप हिट करते हैं, ये आप हिट करते हैं, ये वाला 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 आप हिट करते हैं, तो आपकी जो सीट है वो पक्की है फॉर JRF। एटलीस्ट आपको नेट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टारगेट्स हैं इन 4 मंथ्स में, इन 4 महीनों में हमें ये चीज़ें करनी है, एंड इफ़ यू आर एबल टू डू देम तो फिर हमारा नेट या फिर JRF जो है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। आई गारंटी यू, आई अश्योर यू, ठीक है, विथ फुल कॉन्विक्शन। 120 डेज़ आप मुझे दे दीजिए, ठीक है, आप ये वाली चीज़ें कर लीजिए, ठीक है। आप अपने जो रूटीन है उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाइए इस हिसाब से, ठीक है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आई गारंटी यू कि आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। फर्स्टली आपको क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ एटलीस्ट 8 यूनिट्स। आपके पास 13 यूनिट्स टोटल हैं, तो आपको कम से कम 8 यूनिट्स का जो सिलेबस है वो आपको फुल्ली अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 8 यूनिट्स, 7 से 8 यूनिट्स आपको कंप्लीट करने हैं, और जो बाकी बचता है वहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू स्क्रैच एट द सरफेस एटलीस्ट। छोड़ना नहीं है भाई, छोड़ना कुछ नहीं है। जो बाकी 5 यूनिट्स आपके पास बचेंगे या फिर 6 यूनिट्स आपके पास बचेंगे, उसमें से भी जो बेसिक्स हैं जो आप कर सकते हैं 3-4 दिन में, तो वो आप कर लीजिए। लेकिन जो 8 यूनिट्स हैं, 7 से 8 यूनिट्स हैं, यू हैव टू डिस्ट्रॉय देम, पूरी तरह से ख़त्म करना है, पी जाना है उन यूनिट्स को, ठीक है। और बाकी जो बचता है वहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो देन यू हैव टू, सेकंड आपका जो टास्क है, यू हैव टू कंप्लीट सॉल्विंग PYQs। PYQs का मैंने आपको पहले ही बोला कि
एक तो आपका यहाँ पे ट्रेंड पता चल जाता है एग्ज़ाम का, देन आपका रिवीजन हो जाता है और आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो PYQs आर सो 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 इम्पॉर्टेंट फॉर एनी MCQ बेस्ड एग्जाम। और यहाँ पे नेट जो है इट्स नॉट एग्जाम्पशन, ये भी कोई एग्जाम्पशन नहीं है। यहाँ पे अभी PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका जो महत्व है, इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एटलीस्ट आप 2010 से जो पेपर्स हैं 2010 हर किसी ईयर में 2-2 पेपर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड में आपको तकरीबन 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 कितना, तो 12 साल का, ठीक है। तो तकरीबन 24 पेपर्स जो हैं आपको सॉल्व करने, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो एटलीस्ट मैं रिकमेंड करता हूँ 2010 से, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो देन यू कैन गो डाउन एज वेल। आप 2010 से जो नीचे के पेपर्स हैं उनको भी खंगाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये हो गया पहला सिलेबस मुझे कितना कंप्लीट करना है, ठीक है, डीपली मुझे कितना पढ़ना है और फिर स्क्रैच एट द सरफेस मुझे कितना करना है। देन कंप्लीट सॉल्विंग द PYQ जहाँ तक तो अंडरस्टैंड हो चुका होगा। देन मेक नोट्स भी इंपॉर्टेंट है भाई। अब कुछ का कन्वीनियंस ये है कि वो नोट्स नहीं बनाते हैं, लेकिन इन ऑर्डर टू बेटर प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन आई रिकमेंड कि आप इसके लिए नोट्स बनाइए। और वहाँ पे जो स्ट्रेटजी है वो CCC होनी चाहिए, CCC। एक तो ये नोट्स आपके अपने बने हुए होने चाहिए एंड दे मस्ट बी कॉम्प्रहेंसिव, जो आप लिखें और फिर आप समझें, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव होने चाहिए, ईजी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार लिखा तो फिर आप खुद ही समझ नहीं पाओ, लिखे में पढ़े खुदा भी नहीं होना चाहिए। देन दे मस्ट बी कॉन्साइज, मतलब आप छोटे छोटे नोट्स लिख लीजिए भाई, छोटे छोटे नोट्स लिख लीजिए। आप कॉपी डायरेक्टली मत कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने एक पेज पढ़ा तो वहाँ से आपको कुछ क्रक्स मिला, कुछ समरी मिली, तो 2-3 लाइन्स में उसको पेश कर लीजिए अपने नोट्स में। कॉपी करने की ज़रूरत नहीं कि आप फुल पेज या फिर आधे का आधा पेज आप कॉपी करते हैं, दैट्स नॉट ए नोट, ठीक है। तो एक तो कॉम्प्रहेंसिव हो गया, दूसरा कॉन्साइज हो गया, देन कंडेंस्ड। जितना आप कंडेंस्ड नोट, जितना आप छोटे नोट्स बनाओगे उतनी ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा, ठीक। तो CCC स्ट्रैटेजी आप बनाइए। आपके नोट्स ऐसे बनेंगे जो आप रिवाइज कर सकते हैं विथ इन द टाइम स्पॉन ऑफ 1 डे और 2 to 3 आवर्स, ठीक है। ऐसा कुछ होना चाहिए कि आप 2 से 3 घंटों में इन नोट्स को रिवाइज कर पाओ, ठीक। देन सॉल्व सम टेस्ट्स, ये हो गए 3। और अब चौथा है सॉल्व सम टेस्ट्स, मतलब टेस्ट सीरीज़ होती है। इफ़ यू कैन अफोर्ड, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप किसी कोचिंग से टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी कोचिंग्स टेस्ट सीरीज़ देते हैं। इफ़ यू कैन अफोर्ड देम देन यू शुड गो। अगर आपको लगता है कि वो एक्सपेंसिव है, देन देयर आर सो मनी फ्री टेस्ट सीरीज़ ऑन द इंटरनेट, उनको भी आप, उनका बेनिफिट भी आप अवेल कर सकते हैं। देन दिस वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिविजन आपको करना है, जो मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं अगस्त सितंबर का, जो ये जो 30 दिन आपको मिलते हैं अगस्त, मिड अगस्त से लेकर मिड सितंबर तक, तो कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है। तो ये कुछ चेक पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, चेक पॉइंट्स नहीं, चेक लिस्ट मैंने आपके लिए बनाया है कि सिलेबस में आपको इतना कंप्लीट करना है, फिर PYQs में आपको कुछ कंप्लीट करना है, फिर टेस्ट सीरीज़ में आपको कुछ कंप्लीट करना है, एंड हाउ डू यू डू दैट इन 1 मंथ, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैं देख लीजिए, हर किसी महीने मैंने लगभग 3 चैप्टर्स, 3 से 4 चैप्टर्स रखे हैं। तो अगर आप ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं 8 यूनिट्स की, तो फिर आपका ये बनता है कि 2-2 चैप्टर्स से आप कंप्लीट कर लीजिए एक महीने में। लेकिन ये मैंने एक आइडियल स्ट्रेटजी बनाई कि वो स्टूडेंट जो कुछ छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है, तो उसके लिए इस वाले महीने में वो 3 चैप्टर्स को या 3 यूनिट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। बहुत ही आसान है भाई, ठीक है ना। 10 दिनों में आपको एक यूनिट जो है कंप्लीट करना है, तो कोई खतरनाक बात नहीं है, ठीक है। ऐसे फंडामेंटल प्रोसेस, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, तो मैंने इनको ऐसे क्लब किया है क्योंकि ये थोड़ा रिलेटेड है ना। सेल ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेसेस, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, दे आर समवट रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनको क्लब किया है यहाँ पे। तो अगर आप वो वाली स्टडी फॉलो करना चाहते हैं, 8 यूनिट्स मुझे कंप्लीट करने फुली, देन यू कैन स्किप 1 ऑफ द लेसन्स। आप एक चैप्टर को, एक यूनिट को आप फिर स्किप कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, ठीक है, अपने स्टडी प्लान से डिलीट ही कर सकते हैं, ठीक। तो पहले आपने ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, तो फिर नोट्स भी बनाने हैं ना, नोट्स बनाने हैं लेकिन रिलायबल सोर्सेज से। तो रिलायबल सोर्सेज का मतलब यहाँ पे क्या है, वो बुक्स जो अच्छी है, ठीक है। तो इसमें पहली आती है NCERT, है ना। तो बहुत सारे बच्चे नाराज़ हो जाएंगे, भाई NCERT 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्या पढ़े इस एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही डिफ़िकल्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन NCERT जो है बहुत ही बेसिक बुक है,
इससे आपकी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। मे बी एग्जामिनर नेट एग्जाम में इसमें से डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस पूछे भी ना, लेकिन इससे आपको साउंड बेस मिल जाती है। तो पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, मज़ा भी आता है, ठीक है। एनसीईआरटी आप 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। तो एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप जाइए पाथ फाइंडर पे, ठीक है। पाथ फाइंडर एकेडमी की एक बुक आती है, उससे आपको एक ओरिएंटेशन मिल जाता है, क्योंकि उसमें हर कोई टॉपिक जो है उस पे कुछ ना कुछ लिखा गया है। इट ओरिएंट्स यू कि कौन कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना है, सब जो सब हेडिंग्स होती हैं सिलेबस में, उनके हिसाब से फिर मुझे कौन कौन सा सब टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो पहले आपने एनसीईआरटी किया, बहुत ही ईजी है। उसके बाद आपने पाथ फाइंडर किया। पाथ फाइंडर से भी आप थोड़े से कंडेंस नोट्स निकाल सकते हैं, हालांकि वो छोटी ही बुक है, उतनी मोटी नहीं है। सो यू कैन कंसिडर हाईलाइटिंग ऑन दैट, या फिर आप उससे भी नोट्स निकाल सकते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो उसके बाद एक बड़ी रेफरेंस बुक होती है हर किसी टॉपिक के लिए, तो उनके पीछे आप जाइए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फिक्स है। फिक्स ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास सेल बायोलॉजी है, सेलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं। जैसे आपके पास कूपर है, कूपर की एक बुक आती है, ठीक है, सेल। उसके बाद आपकी ब्रूस एल्बर्ट्स की एक बुक आती है, ठीक है। आपके पास एक कारप की बुक आती है। सो देयर आर सो मेनी बुक्स फॉर दिस वेरी टॉपिक, दिस वेरी यूनिट। लेकिन आपको करना क्या है, आपको 3 बुक्स नहीं पढ़नी है। डोंट गो मैड बिहाइंड द मटेरियल। ओवर एम्बिशियस होने की कोशिश मत कर लीजिए, ठीक है। ट्राई टू कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड। यहाँ पे एक बुक आप जो अपने मन को आपको भाए, जहाँ से आपको अच्छी इलस्ट्रेशन मिल जाए, जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, एक बुक को आप पकड़ लीजिए, ठीक है। चाहे कूपर को आप पकड़ते हैं, चाहे ब्रूस एल्बर्ट्स को आप पकड़ते हैं, चाहे कार्प को आप पकड़ते हैं, तो एक बुक को पकड़ लीजिए। सारी की सारी बुक को खंगालने की कोशिश मत कर लीजिए। येस, अगर कार्प से आपका कॉन्सेप्ट कोई क्लियर नहीं होता है तो आप किसी दूसरी बुक पे जा सकते हैं, लेकिन यूजुअली आपको काम करना चाहिए कि एक ही बुक को फॉलो करना चाहिए अनटिल जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है। फिर अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे किसी टॉपिक के लिए, देन यू कैन गो टू अदर बुक, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, स्टडी किए ये 3 यूनिट्स या फिर 2 यूनिट्स, और फिर नोट्स बनाए रिलायबल सोर्सेज से। उसके बाद वही पी वाई क्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, हर किसी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए पी वाई क्यूज़ का महत्व जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि एटलीस्ट 2010 से लेकर 2021 तक, ये तकरीबन 11-12 साल हो जाते हैं। तो 12 साल इंटू 2, क्योंकि 2 बार होता है ना, तो 24 पेपर्स आपको खंगालने पड़ेंगे एटलीस्ट भाई, ठीक है। तो 24 पेपर्स आपको खंगालने पड़ेंगे, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्रिक है, वो ये है कि आप भाई ईयर वाइज आप सॉल्व मत कर लीजिए, ठीक है। अभी आपने स्टडी करना शुरू किया है, डोंट ट्राई टू सॉल्व दम ईयर वाइज। मतलब आपके पास 2010 का है, आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा है, इसमें 2-3 टॉपिक्स पढ़े हैं, एंड देन यू गो ऑन सॉल्विंग दिस 2010 पेपर हॉलिस्टिकली। आप चाहते हैं कि आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू एनालाइज माई परफॉर्मेंस, मैंने क्या किया। तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि चूँकि आपने एक ही चैप्टर भी पढ़ा है, वहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चन हैं, तो आपको 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने भी शुरू किया ही नहीं है। देन यू गेट डिमोटिवेटेड, आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई आई रिकमेंड यू सॉल्व दीज क्वेश्चन टॉपिक वाइज। कंपाइलेशन आपके पास बहुत होती हैं, टॉपिक वाइज आप नेट पे जाइए, वहाँ पे आप लिख लीजिए CSIR नेट एग्जामिनेशन, फिर लिख लीजिए सेलर ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको मिल जाएंगे कंपाइलेशन, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ भी कर सकते हैं, फ्री होती हैं ऑनलाइन, या फिर पेड भी होती है इफ़ यू कैन अफोर्ड। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देन यू कैन परचेज दैम एज वेल। तो कोचिंग जाना ज़रूरी नहीं है, बट टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है, ठीक है। परचेज भी आप कर सकते हैं या फिर फ्री भी आपको मिल सकता है, वट एवर एज़ पर योर ओन कन्वीनियंस, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद जो PYQs हैं और ये जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है, ये जितना आप करेंगे ना उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। सो एवरीबॉडी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर सेल्फ फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा करेंगे प्रैक्टिस, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक। तो एट योर ओन पेस, अपने टाइम के हिसाब से जितना भी आपको टाइम मिलता है, इसके लिए टाइम निकालने की कोशिश कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। तो पहला मैंने बोला, हर किसी महीने में आप क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज, एंड देन यू विल ट्राई टू सॉल्व टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और जब फिर आप 4-5 यूनिट्स कंप्लीट करते हैं, देन यू कैन कंसिडर सॉल्विंग ईयर वाइज क्वेश्चंस। फिर आप
आपको इसका जो बेनिफिट है वो मिल सकता है, बिकॉज यू विल गेट गुड मार्क्स वाइल आई मीन सॉल्विंग दोज क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, क्योंकि तब तक आपने पढ़ा भी होगा 7 से 8 मिनट्स जब आप पढ़ेंगे देन ओनली यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन, ठीक है। तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा, ठीक। तो सबसे लास्ट में बट नॉट लीस्ट वो है रिवीजन। रिवीजन आपको डेली करना है, रिवीजन आपको मंथली करना है, रिवीजन आपको वीकली करना है, ठीक। तो अब आपने ये मंथ के लिए बनाया है, ऐसे ये मंथ्स के लिए, ठीक है। अब इस मंथ में हमने रखा है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, इनहेरिटेंस, बायोलॉजी, एवोल्यूशन एंड बिहेवियर। तो समवट इनमें कुछ रिलेशन है इन टॉपिक्स में, तो इसीलिए इनको क्लब किया है। तो बाकी वही है, टॉपिक वाइज PYQs कर लीजिए, टेस्ट सीरीज कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, एवरीबॉडी फॉर हर सेल्फ और हिमसेल्फ नोट्स बना लीजिए। ऐसे ही यहाँ पे भी ये टॉपिक्स आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स एंड ये इंट्रैक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी विच इज़ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। सिस्टम फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। तो अगर आप बॉटनी की स्टूडेंट है देन यू कैन स्किप दिस वन। अगर आप जोलॉजी के स्टूडेंट है देन यू कैन स्किप दिस वन। तो ऑन योर ओन कन्वीनियंस, जैसे मैंने पहले ही बोला कि जो स्ट्रेटजी है इट इज़ नॉट वन साइज फॉर ऑल, ठीक है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको करना है, बट एंश्योर करना है कि 7 से 8 चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं, ठीक। फिर किसी का प्लांट साइंस में ज़्यादा प्लांट साइंस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ही कैन स्किप दिस। किसी का ये स्ट्रॉन्ग है, ही कैन स्किप दिस, और शी कैन स्किप दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 यूनिट्स आपको कंप्लीट करने हैं, देन बाकी जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा टॉपिक वाइज। आप PYQs कर लीजिए, टेस्ट सीरीज कर लीजिए, नोट्स कर बनाइए, एवरीबॉडी रिविजन, ठीक है। देन ऐसे ही यहाँ पे नवंबर दिसंबर ये रिपीट हो गया है, ठीक है, ये रिपीट हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे जो बाकी बचता है वो आप इसमें डाल दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर आ गया है, ये रिपीट हो गया, तो बाकी जो बचते हैं यूनिट्स वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आपके पास है मेथड्स इन बायोलॉजी, ठीक है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, मेथड्स इन बायोलॉजी, या फिर आपके पास है अप्लाइड बायोलॉजी, ठीक है। और भी कोई इसमें यूनिट है, यू कैन फिनिश दैट इन दिस मंथ, ओके। तो अब आपने मंथली स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक ए वीकली स्ट्रैटेजी। तो उसके लिए भी थोड़ी सी गाइडेंस मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। लेट मी सपोज कि आपको पहले वीक का बनाना है, मतलब आपने मंथ का बनाया है, पहले मंथ का आपको जो फर्स्ट मंथ है वो आपका ये है, ठीक है। आपको ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, या फिर ये वाला मंथ है इसमें ये पढ़ना है, या फिर ये वाला मंथ है, ये वाला मंथ है, ये हम लेते हैं क्योंकि इसके लिए हमने बनाया है वहाँ पे स्लाइड। यहाँ पे ये वाला जो कंसिडर कर लीजिए कि आपने पहले ही महीने में ये रखा है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो आपको मिलते हैं इसके लिए 30 डेज़, 30 दिन आपको मिलते हैं इसके लिए, इन 3 लेसन्स को कंप्लीट करने के लिए, एंड यू गॉट 4 वीक्स, ठीक है। तो 4 वीक्स आपके पास हैं, 30 डेज़ आपके पास हैं, एंड यू हैव 3 यूनिट्स और 3 चैप्टर्स टू कंप्लीट। मतलब एक हफ्ते में आप को चाहिए कि एक यूनिट कंप्लीट करें, ठीक है। 1-2 दिन उधर उधर हो सकता है, मतलब 10 दिनों में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम कहेंगे कि एक वीक में मैं एक यूनिट कंप्लीट करूंगा, एंड लेट मी सपोज आई टारगेट दिस वन, ओके। तो चलिए ये वाला टॉपिक, ये वाला यूनिट जो है ये मैंने अब इस वीक के लिए रखा है, फर्स्ट वीक फॉर एग्जांपल। अब मैंने मंथली स्ट्रैटेजी को ब्रेक करना है, जो आप मंथली आपका प्लान है उसको मुझे ब्रेक करना है वीकली प्लान में। तो मेरा पहला जो वीक होगा इट विल बी लाइक दिस, प्लांट फिजियोलॉजी को मुझे डिमोलिश करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको NCERT पढ़नी है पहले, जो मैंने पहले ही बोला NCERT, ठीक है। पढ़िए, आपको लगेगा फिर कि बंदे ने बात सही की थी। उसके बाद गाइड बुक आप पढ़ी, जो मैंने बोला पाथफाइंडर एक अच्छी बुक है इसके लिए। उसके बाद जो बाइबल है प्लांट फिजियोलॉजी की वो है टेज एंड जाइगर, तो वो आप फॉलो कर लीजिए। तो इन 3 चीज़ों से आप नोट्स ले लीजिए, NCERT को छोड़िए, उससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ये 2 चीज़ें, जो ये 2 बुक्स हैं, इनसे आप कॉन्साइज, कॉम्प्रहेंसिव एंड कंडेंस नोट निकालने की कोशिश कर लीजिए। उसके बाद सोलू 1 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर के लिए इस वीक में आपको 1 साल का जो टॉपिक वाइज इस टॉपिक के रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप कंप्लीट करने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है।
और बाकी जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, वो भी आप करने की कोशिश कर लीजिए इस वीक में। तो वो टारगेट सब बनाएंगे कि मुझे एक बार से करने हैं बेस्ड ऑन योर टाइम, आपके पास टाइम कितना है, या फिर मुझे 2 साल का करना है, ठीक है, लेकिन टॉपिक वाइज मुझे करना है, ठीक। उसके बाद आपको रिवाइज़ करना है वीकली, कि मुझे एक दिन रखना है या फिर एक दिन का आधा दिन मुझे रखना है फॉर वीकली रिविजन। फिर ये जो वीकली प्लान है आपका, इसको आपको फिर करना है डिवाइड इनटू डेली प्लान, ओके। तो अब मेरा इस वीक में प्लांट फिजियोलॉजी है, तो इसमें फिर सब टॉपिक्स निकलेंगे, है ना। आपका ये वाटर रिलेशंस निकलेगा, आपका फोटोसिंथेसिस निकलेगा, आपका रेस्पिरेशन निकलेगा, रेस्पिरेशन में आपका ग्लाइकोलिसिस निकलेगा, क्रेब्स साइकिल निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन निकलेगा। तो फिर कितने टॉपिक्स हैं आपके पास, डिवाइड बाई कर लीजिए 7 से, तो कितने टॉपिक्स आपको मिलते हैं डेली, ठीक है। तो वो डेली प्लान आप बनाने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। तो प्लान आपको करना है, स्ट्रेस आपको करना है प्लानिंग पे, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि अगर आपने प्लान सही से किया देन यू आर हाफ डन, आपने आधा काम किया। मैं कहता हूँ कि आपने पूरा काम किया। इफ़ यू प्लान वेल, आपने पूरा काम किया, नो बडी विल स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सक्सेस, ओके। तो फिर पहले आपने मंथली प्लान किया, उसके बाद वीकली प्लान किया, फिर आप इसको ब्रेक करते हैं इनटू डेली प्लान। और फिर डेली प्लान जो है ये ट्रिकल डाउन हो गया ना फ्रॉम मंथली टू डेली। अभी डेली प्लान है, इट इज़ द मेन थिंग, यही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एग्जीक्यूट तो यही होगा, है ना, डेली प्लान ही एग्जीक्यूट होगा। तो अब यहाँ पे ये ट्रिक है कि ये जो प्लान है इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। जो मैंने फ्लेक्सिबल प्लानिंग की बात करी थी, ऐसा नहीं रखना है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि भाई ये मेरा दिन है, ये शुरू होता है 6 से रात की 8 बजे तक, तो 6 से 7 मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा, ये टॉपिक फिक्स्ड, ओके, ठप्पा लगा दिया, ठीक है, सील लगा दी इस पर। 7 से 8 मुझे ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है, ओके, ऐसे इसको बोलते हैं रिजिड टारगेटिंग। फिर 8 से 9 मुझे ये टॉपिक्स करने हैं, फिर 9 से 10 मैं खेलूँगा, ठीक है, 10 से 11 मैं ये टॉपिक करूँगा, 11 से 12 सोऊंगा, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं, दिस इज रिजिड टारगेट, तो इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल, ये आप कर नहीं सकते, ठीक है। अगर आपकी रिदम टूट चुकी, मतलब आपका यहाँ पे आप कभी क्या हुआ कि आप 6 बजे जाग नहीं पाए, आप 8 बजे जाग पाए, ठीक है, नींद में आपको मज़ा आया, यू वेर नॉट एबल टू वेक अप एट 6, यू वेर एबल टू वेक अप एट 8, तो फिर ये वाला ख़त्म हो गया। तो फिर आपका जो पूरा स्ट्रेटजी है वो ख़त्म हो जाता है, बिकॉज इट इज़ रिजिड। तो आप क्या करेंगे, आपके पास अगर टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने ये दिन, आपके पास 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 है, कीप फ्लेक्सिबल टाइमिंग इसकी। आपको ऐसा रखना है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और मुझे ये वाला पेपर आज सॉल्व करना है, और मुझे ये वाला चीज़ रिवाइज़ करना है। तो कीप फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स फॉर इट, कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, वो 6 घंटे मैं सुबह ही करूँ 6 से 12, या फिर मैं रात में करूँ, मुझे आज का टारगेट जो है वो आज ही कंप्लीट करना है। टाइमिंग्स मस्ट नॉट बी रेस्ट्रिक्टिंग, वो रिजिड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दे मस्ट बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। मेरे पास इतने टॉपिक्स हैं, आई हैव टू डू देम एनी टाइम, जब भी मुझे फुर्सत तो मुझे तो टाइम निकालना है, लेकिन जब भी मेरा माइंड ठीक हो, फ्रेश हो, तब मुझे ये करना है। आई नेवर हैव टू मिस द डेली टारगेट्स, ठीक है। तो डेली टारगेट से ही फिर जब आप एग्जीक्यूट करोगे देन यू विल बी एबल टू सक्सीड, ठीक है। तो अब ये है जनरल रूल्स, ठीक है। लास्ट में ये थोड़ा लेक्चर थोड़ा सा मैं भी थक चुका हूँ, एंड आई बिलीव कि आप भी बोर हो चुके होंगे, बट आई एश्योर यू दैट इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फर्स्टली यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, जो मैंने पहले ही आपको बोला था कि बिलीफ रखना है। आप कितनी भी हार्ड वर्क कर लीजिए, आप कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, अगर आपके पास बिलीफ नहीं है खुद में, देन यू कांट क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड इन योर एबिलिटीज़, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला कि कितना चॉइस आपको यहाँ पे मिलता है, और आपकी एबिलिटी जो है वो इससे बहुत ज़्यादा है। सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन क्वालिफाई एंड यू विल क्वालिफाई, ठीक। उसके बाद जो आपके रिसोर्स हैं, जो आपकी बुक्स हैं, यू शुड ट्राई टू कीप देम लिमिटेड। हर किसी टॉपिक के लिए एक बुक चुन लीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है देन यू कैन कंसिडर रीडिंग अनदर बुक, या फिर आप इंटरनेट फिर ब्राउज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कर लीजिए कि एक टॉपिक के लिए एक बुक, ठीक है। फिर नोट्स बनाइए, कॉम्प्रहेंसिव, क्रिस्प एंड कंडेंस्ड, CCC। कॉन्सिस्टेंटली पढ़ने की कोशिश कर लीजिए, अपने डेली टारगेट्स जो है वो मिस करने की कोशिश मत कर लीजिए। ट्राई टू कीप योर टाइमिंग फ्लेक्सिबल। देन PYQs, यू नो, इससे बहुत सारा हो चुका है। सोशल डायलेमा, जो आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, आपके पास फेसबुक है, कुछ तो अभी भी
30 साल की उम्र में टिकटॉक चला रहे हैं, ठीक है, तो ये अब छोड़ लीजिए, ठीक है। फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप, कम वक्त बिताइए इन पे। आई डोंट टेल यू दैट आप इनको पूरा छोड़ लीजिए, बट कम टाइम बिताने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इस सोशल डायलेमा में फंस गए, देन यू कैन कम आउट ऑफ इट, ठीक है। कम टाइम, क्योंकि ये आपकी प्रेफरेंस नहीं है। योर प्रेफरेंस इज टू क्रैक समथिंग, योर प्रेफरेंस टू अचीव समथिंग, ठीक है। तो ये आप करने की कोशिश कर लीजिए। तो लास्ट में आपसे फिर यही रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका गोल आपसे मिलता जुलता है, हु वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, शेयर दिस लिंक विद देम। और जो भी आपको लगता है कि आपको और गाइडेंस की ज़रूरत है विज़ा वी पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, या फिर जो बुक लिस्ट है, इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियोज़ ऑन देम, आई कैन मेक वीडियोज़ ऑन दोज, I mean topics as well. So thank you. This is all I could manage for you today.